तो प्रणाम आप सभी को, फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और उन क्वेश्चनों को हल करिए, सोचिए समझिए, तब बेहतर से तैयारी हो सकता है आपका। ठीक है ना। अब आपको परीक्षा का तैयारी एकदम जोरों शोरों से करना स्टार्ट कर देना चाहिए और किसी टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि आज हम इस टॉपिक को आखिरी बार पढ़ रहे हैं, कल हमें परीक्षा देना है। इस रणनीति के साथ आप पढ़ेंगे तो समझ जाइए कि आप बेहतरीन ढंग से परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो इस रणनीति के साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अब जोरों शोरों से पढ़ना तैयार कर दीजिए, एकदम जोर शोर से पढ़िए, जो भी पढ़िए एकदम मन लगाकर पढ़िए। अब आखिरी दिन चल रहा है आपके परीक्षा का, गिने गुथे हुए दिन रह गए हैं, अंगुली पर दिन गिनिएगा, एकदम परीक्षा नजदीक दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। तो उसी परीक्षा को तैयारी के देखते हुए हम आज बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को बेहतर से समझिए, सोचिए और तब इसे टिक करिए। ये ऐसे जो प्रश्न हैं बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनके साथ आप लोग तैयारी करिए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन धातु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। 4 मेटल्स हमें दे दिया गया है, हमें उस मेटल्स की खोज करनी। इन चारों में से वो मेटल यदि एसिड से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। कौन सा मेटल है इन चारों में? आयरन है कि जिंक है कि कॉपर है कि मैग्नीशियम है? भैया बड़ी सिंपल लॉजिक है, वही धातु एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है जो सक्रिय होता है, जो एक्टिव होता है। अब बात रही ये कि सर हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा मेटल सक्रिय है और कौन सा मेटल सक्रिय नहीं है। अब इस बात को डिसाइड करने के लिए हमें चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाना होगा, और जहां पर हम लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है ना। वहां पर जाकर हमें खोज करना होगा उस सीरीज में हाइड्रोजन से जितने ऊपर वाले तत्व होंगे वो सभी तत्व एसिड से क्रिया करके आपको H2 प्रदान करेंगे ही करेंगे, और जो H2 के नीचे रहेंगे उस श्रेणी में, हाइड्रोजन के नीचे रहेंगे, वो यदि एसिड से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं करते हैं। तो इन चारों में से कौन है? भैया ये आयरन जो होता है श्रेणी में ऊपर होता है, जिंक भी श्रेणी में ऊपर होता है, मैग्नीशियम भी श्रेणी में ऊपर होता है हाइड्रोजन से। कॉपर जो होता है श्रेणी में नीचे होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब कॉपर ही ऐसा स्पीसीज है, इन चारों में से कॉपर ही ऐसा तत्व है जो एसिड्स के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, जबकि आयरन देता है, जिंक भी देता है, मैग्नीशियम भी देता है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संक्रमण धातु आयन प्रतिचुंबकीय है? हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन प्रतिचुंबकीय है। आप लोग इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन को डिसाइड किए होंगे कि अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है। तो जिस स्पीसीज के पास केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, समझ जाइएगा कि वही प्रतिचुंबकीय है। अब देखिए इन चारों में से किसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो भैया हम सीधे ऑप्शन पर जाना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादा हल करेंगे तो फिर वीडियो लंबी होगी। देखिए ना, हम बता रहे हैं इसको, जिंक को पकड़िए आप लोग। ठीक है ना। जिंक को पकड़ेंगे तो अंत में क्या आएगा? 3d10 आएगा, 4s2 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देना है हमें। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचा का अब 3d10 बचा। डी में कितने घर होते हैं? 5 घर होते हैं, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखिए पांचों पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब केवल और केवल यहां पर इसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका उत्तर होगा Zn2+। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
कौन अक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब इन चारों में से हमें उस स्पीसीज की खोज करनी है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की काम करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना। तो वही स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एवं रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की काम कर सकता है, जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब सल्फर का मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होता है, जबकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। अब यहां पर देखिए ना भैया, हमारा सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो यहां पर ये केवल बढ़ा ही सकता है। यहां पर +6 है, केवल घटा ही सकता है। यहां पर 4 है, अब देखिए ना भैया, हमारा 4 -2 भी हो सकता है और 4 से ये +6 भी हो सकता है। मतलब SO2 ही अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसीलिए SO2 ही ऑक्सीडाइजिंग एवं रिड्यूसिंग दोनों का काम करेंगे। मतलब अक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है, 4 पेयर दिए गए हैं, हमें उस पेयर की खोज करनी है जिसमें दोनों तत्व जो हो संक्रमण तत्व हो। तो भैया हमारा सोडियम एंड कैल्शियम एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये संक्रमण तत्व नहीं है। मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम एक एस और एक पी ब्लॉक के तत्व हो गए। सल्फर एवं फास्फोरस दोनों पी ब्लॉक के तत्व हो गए हैं। कॉपर एवं आयरन, हाँ भैया यही दोनों तत्व संक्रमण तत्व है, ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्व है, संक्रमण तत्व भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे हम लोग। निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता, मतलब इन चारों में से किस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट निम्न होगा। सोडियम का, मैग्नीशियम का, जिंक का, पारा का। भैया हमारा सुनिए ना, अब इसको कैसे समझना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जहां पर मेटॉलिक बॉन्ड जो होता है प्रबलता से बनता है, प्रबल बनता है, तो समझ जाइए कि उसका क्वथनांक जो होगा अधिक से अधिक होगा। देखिए सोडियम जो होता है बढ़िया धातु होता है, मैग्नीशियम भी बढ़िया धातु ही होता है, जिंक भी बढ़िया ही धातु होता है। इन तीनों मेटालिक प्रॉपर्टी जो होता है बहुत ज्यादा बल्क में रहते हैं, ठीक है ना, और ये तीनों ठोस अवस्था में रहते हैं। जबकि पारा जो है लिक्विड स्टेट में रहते हैं। लिक्विड स्टेट में कब रहेंगे, जब इसके पास बॉन्ड की जो प्रबलता होगा दुर्बल होगा। कोई पदार्थ ठोस है कि गैस है कि द्रव है, इस बात के डिसाइड कैसे किया जाता है, उसके अंदर बनने वाले बंध की प्रबलता से। तो यह लिक्विड स्टेट में रहते हैं, मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वह बेकार क्वालिटी के बनेंगे, ठीक है ना। और जहां पर बॉन्ड बेकार क्वालिटी के बनेंगे तो समझ जाना है कि वहां पर क्वथनांक जो होगा न्यूनतम होगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यून होगा, इन चारों में से किसका डेंसिटी जो होगा भैया हमारा न्यून होगा, कम होगा। स्कैंडियम का, जिंक का, टिटेनियम का, क्रोमियम का। भैया हमारा डेंसिटी उसी का अधिक होगा। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनेपन की माप। इन चारों में से बताना कि सबसे घन कौन होता है, किसकी जो क्रिस्टल होता है, किसका क्रिस्टल, इन चारों में से किसका क्रिस्टल घन होता है। घन के मतलब समझते हैं, यह नहीं कि क्यूब के बारे में हम बोल रहे हैं, उस घन के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं।
हम घनेपन की माप बोल रहे हैं, नहीं हम लोग भोजपुरी में कह देते हैं कि गहुआ कितना घन बा, रहरिया कितना घन बा, मतलब ऐसे वर्ड यूज करते हैं हम लोग। हम उस घन की बात कर रहे हैं। तो हमें यह बताना है कि इन चारों में से किस आकृति की, मतलब इन चारों में से किस धातु का आकृति है जो घन है, ठीक है ना। तो उसका घनत्व तो जो होगा ज्यादा हो जाएगा। हमें यहां पर यह डिसाइड करना कि कौन सा न्यून होगा। तो भैया जिसके पास मेटॉलिक बॉन्ड जो होगा बेकार क्वालिटी के बनेंगे, मतलब बहुत कम बनेंगे मेटॉलिक बॉन्ड, वही जो होगा उसका ही डेंसिटी कम होगा। तो भैया स्कैंडियम जो होता है, यहां पर जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 हो सकती है, एक होता है लगभग ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो, जबकि एक्साइटेड स्टेट में 1 से बढ़कर 3 हो जाता है, मतलब प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3, तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। तो स्कैंडियम का जो घनत्व होगा इन चारों में से सबसे कम होगा। तो उत्तर टिक कर लीजिएगा। 7वें नंबर प्रश्न है कि डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह कौन है। इन तीनों समूह में से कौन ऐसा समूह है जिसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चलिए चेक करते हैं। देखिए पहले भैया हमारा Ti3+ Cu2+, Ti का परमाणु संख्या कितना होता है, सुनो तुम 22 होता है भैया हमारा, ठीक है ना। कॉपर का 29 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, अंत में 4s का 2 होता है, ठीक है ना, 18 2 20, और उसके बाद क्या होगा 3d2, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 4s का 1 होता है और 3d का 10 होता है। यहां पर अब इनमें पहले चेक कर लिया जाए। 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन टिटेनियम में से हटाना है, तो 2 ये वाला हटाएंगे तो यहां पर तो 0 हो जाएगा, और 1 यहां से हटाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसमें 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हमें उस युग्म को खोजना है जिसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां है आपको, डी में मिलेगा। अरे आर्गन होगा, 3d होगा और 4s होगा, तो ये तो आपने कैंसिल कर दिया, और आर्गन तो भैया हमारा खत्म हो जाएगा, वो तो अक्रिय हो जाएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन। डी में ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला उत्तर तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी पर चलिए आप लोग, Cr3+ और CO2+। क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है आपको पता होना चाहिए। सुनो तुम विवाह कर लो, 21 22 23 24 होता है। क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 3d5 लिखते हैं और 4s1 लिखते हैं। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है, 27 होता है। इसका लोग क्या लिखते हैं, 4s का 2, 18 2 20 और 3d7 लिखते हैं। अब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है, तो 1 तो यहां से हटाएंगे और 2 यहां से हटाएंगे, तो इसके पास कितना बच जाएगा, 3d का 3। यहां से क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब डी में खोलकर देखिए तो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 7 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गया। इसमें भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है ना। निम्नलिखित आयनों में D6 आयन का उदाहरण कौन है, मतलब हमें यह चेक करके बता देना है कि किसमें अंत में D6 आ रहा है। इन चारों में से CO3+ का करके देखिए आप लोग,
CO का करेंगे, कोबाल्ट का 27 होता है, तो 3D7 होता है और 4s का 2 होता है। हमें D में 6 इलेक्ट्रॉन देखना है, इन चारों में से किसके पास है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाना, पहले इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटाइए, तो 2 तो ये वाला हटाएंगे और 1 इसमें से हटाएंगे, तो इसके पास कितना बच जाएगा, 6। हमें उसी स्पीसीज की खोज करनी है जिसके डी में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम 21 की अस्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। कोई भी तत्व, कोई भी स्पीसीज अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहती है, तो स्कैंडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। देखिए ना भैया, हमारा स्कैंडियम का परमाणु संख्या होगा, स्कैंडियम का परमाणु संख्या तो 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन, ठीक है ना। 4s का 2, 18 2 20 तो खत्म। 3D बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं 3D और 4s के, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लेवल लगभग पास पास होती है, इसलिए 3D के 1 इलेक्ट्रॉन और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 1 3 हो जाएगा। कोई भी तत्व अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है, तो इसलिए हमसे पूछ रहा है कि संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम 21 की अस्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो भैया प्लस का 3। बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, मतलब लेंथेनाइड में कि एक्टेनाइड में कि संक्रमण धातु में कि मुद्रा धातु में। भैया हमें यह बताना है कि किस, इन चारों में से किस में 4f में जो इलेक्ट्रॉन होंगे बारी बारी मतलब क्रमिक रूप से भरेंगे, लगातार भरेंगे 4f में। तो भैया हमारा 4f में यदि आप लेंथेनाइड का देखेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड के 4f में ही जाएंगे और बारी बारी करके पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा लेंथेनाइड। आप लोग करके देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। निम्न संक्रमण धातु आयन जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का विन्यास क्या होगा। हमें इन चारों में से यह बताना है कि किस विन्यास का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। कल ही अभी क्वेश्चन बताए थे, यदि वीडियो नंबर 2 देखे होंगे तो, कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक सूत्र होता है अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, जहां n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखिए 3D5, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 5। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। इसके पास कितनी है, 3 देख हो सकता है। 5 खोलकर देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 7 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। अब कहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 3D5 में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3D5। 12वें नंबर प्रश्न की संक्रमण धातु प्रायः अनुचुंबकीय होता है। किसके चलते अनुचुंबकीय होते हैं, उच्च द्रव्यंक एवं क्वथनांक के कारण, रिक्त डी ऑर्बिटल के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। हाँ, यही रीजन सबसे बेटर है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण धातु अनुचुंबकीय होते। अगले प्रश्न की ओर, ऑस्मियम की अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो इसका पहले तो आप लोग याद करिए। और पूरे डी ब्लॉक में सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 होता है, और वो किसका होता है, ऑस्मियम का। और इसके साथ एक और बात है, सबसे भारी धातु कौन है, तो आप यह भी याद रखिएगा कि ऑस्मियम ही है। मतलब एक प्रश्न में 2 फ्री हो गए कि डी ब्लॉक के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो +8 से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है, और वो किसका होता है, ऑस्मियम का ही होता है। और सबसे भारी धातु कौन है पूरे आधुनिक अवध सारणी में, तो ऑस्मियम ही है।
जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया? Fe2O3 इंटू XH2O। ये ऑप्शन नंबर ये है। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां कितनी हैं? मतलब संक्रमण श्रेणी में कितने श्रेणी होते हैं? संक्रमण तत्व के पास कितने श्रेणी होते हैं? 4 श्रेणी। कितने? 4 श्रेणी। पहला 3D, दूसरा 4D, तीसरा 5D, चौथा 6D। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। लेकिन 4 तो है, लोग 3 ही के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कंप्लीट पूर्ण रूप से जो संक्रमण तत्व की श्रेणी देखा जाए, जो पूर्ण है वो 3 ही होता है, जबकि कुल ज्ञात श्रेणी कितनी है? 4। जो चौथी श्रेणी है संक्रमण श्रेणी की, वो अभी अपूर्ण है। मतलब उसमें तत्वों की बढ़िया से खोज नहीं हुआ है, खोज जारी है। तो जिस दिन पूरा खोज हो जाएगा उस दिन उसे पूर्ण बोल दिया जाएगा। आपको कैसा लगा यह प्रश्न? ये सारे प्रश्न आप अपनी जवाब जो होगा बेहतर से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अपना ख्याल रखेंगे।